नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अवस्थी। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ पे करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, पिछली 2 क्लासों में हमने भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित पिछली 2 क्लासें ली हैं। जिसमें हमने जो है 6 अधिनियम पढ़ लिए हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अन्य अधिनियमों की बात करेंगे और जैसे-जैसे अधिनियम समाप्त हो जाएँगे, भारत का संवैधानिक विकास समाप्त हो जाएगा, हम संविधान के अन्य भागों की ओर बढ़ जाएँगे। इसी क्रम में आज शुरुआत करने से पहले हम देखें कि हमने सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा। 1858 का भारत शासन नियम, जिसको हमने बताया था कि यह आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भारतीय संवैधानिक विकास में यहाँ से जो है कई सारे प्रश्न उठते हैं। जब हमने कल 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था, तो उसमें एक चीज़ हम बताने को भूल गए थे कि इसमें जब नागरिक नागरिक सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता चालू हुई थी, उसमें भारत की तरफ से सबसे पहले आईसीएस बनने वाले सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। भारत की तरफ से सबसे पहले आईसीएस सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं, हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम से अपनी शुरुआत करेंगे। 1861 के भारत परिषद अधिनियम से आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। उसके बाद वायसराय को अध्यादेश जारी करने व निषेधाधिकार की शक्ति मिली। वायसराय को अध्यादेश जारी करने, निषेधाधिकार का मतलब होता है पॉकेट करने की शक्ति मिली, पॉकेट वीटो करने की शक्ति मिली, जिसको पॉकेट तो नहीं कह सकते, वीटो करने की शक्ति मिली। अच्छा, जो ये अध्यादेश जारी करता था, वायसराय वो बिना काउंसिल की संस्तुति के जारी कर सकता था और इसकी समयावधि 6 माह होती थी। इसी क्रम में सत्ता के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। सत्ता के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत समझने से पहले हमको समझ लेना आवश्यक होगा कि आखिर सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमने अपने पंचायती राज में जो है, आपको पता होगा अगर आपने पंचायती राज को पढ़ा है, तो पंचायती राज में ऊपर से निचले स्तर तक लोगों का शासन, जैसे सबसे ऊपर केंद्र, राज्य और उसके बाद हमको नीचे आते-आते अपने ग्राम सभा, स्थानीय स्थानीय स्तर पर जो है सत्ता देखने को मिलती है। जहाँ पे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य ऐसे लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। इसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता तक आखिरी व्यक्ति की पहुँच हो सके। मतलब सत्ता को बिल्कुल निचले स्तर तक लाया जाता है। इसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसी क्रम में सत्ता के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बम्बई व मद्रास बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को यहाँ पे पुनः विधायी शक्ति मिली। इनसे 1833 के चार्टर एक्ट में विधायी शक्ति छीन ली गई थी। लेकिन बम्बई तथा मद्रास को यहाँ पे 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पुनः विधायी शक्ति मिल गई। 1862 में कैनिंग द्वारा बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा व सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। जब भारतीय लोगों को क्यों मनोनीत किया गया? क्या कारण था? भारतीय लोगों को इसलिए मनोनीत किया गया क्योंकि 1857 की क्रांति से अंग्रेजों को इस बात का तो आभास हो गया था कि अगर शासन में भारतीय लोगों का सहयोग नहीं लेंगे तो शासन करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी क्रम में कैनिंग ने क्या किया, 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा व सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1861 भारत परिषद अधिनियम से इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं बनेंगे। पर्याप्त पर्याप्त फैक्ट जितने थे हमने बता दिया आपको। उसके बाद हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम देखते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें पहली बार कार्यकारी पार्षदों से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। आज भी तो जो हमारे लोग संसद में हैं, अगर किसी कार्य योजना से संबंधित कोई बात उनको जाननी होती तो जिस भी विभाग जो भी विभाग जिस मंत्री के पास है उससे प्रश्न पूछते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी गई, पहली बार कार्यकारी पार्षदों से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला व बजट पर भी चर्चा करने का अधिकार दिया गया। बजट पर चर्चा करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। या अनुपूरक प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किससे हुई? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम से हुई। 1892 के भारत परिषद अधिनियम से अभी तक ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए और उम्मीद है कि जितने पॉइंट लिखे हैं इसके अलावा इससे कोई सवाल नहीं बनेगा। इसी से प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1919 का मार्ले-मिंटो अधिनियम। 1919 का मार्ले-मिंटो अधिनियम, इसको 1919 का मार्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत से पहले एक चीज हमारे लिए जानना आवश्यक है कि आखिर इसका नाम मार्ले-मिंटो एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि जो मार्ले था वो उस समय भारत सचिव था। मार्ले कौन था? भारत सचिव था। जबकि मिंटो उस समय भारत का वायसराय था। इन्हीं के नाम पे इसको मार्ले-मिंटो सुधार कहा गया।
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है? किसी धर्म विशेष को इसमें विशेष अधिकार दे दिए गए। उसी को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा गया। इसमें क्या किया गया? इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम धर्म के मतदाता ही कर सकते थे। ऊपर हमने पढ़ा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत इसमें क्या किया गया कि जो मुस्लिम सदस्यों का चुनाव होना था, वो सिर्फ मुस्लिम मतदाता कर सकते थे। उसमें अन्य किसी धर्म के मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग का कोई भी अधिकार नहीं था। इसी क्रम में आगे बढ़ते, कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य, वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा को शामिल किया गया। प्रश्न बन सकता है कि भारत की तरफ से वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले विधि सदस्य कौन थे? तो वहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ सिन्हा को शामिल किया गया था विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी में। किस अधिनियम के तहत? 1919 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत। इसके विषय में मिंटो कौन था? उस समय भारत का वायसराय था। इसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल बहुत भीषण होगा। कथन पूछा जा सकता है कि 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के संबंध में मिंटो ने, जो कि उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था, उसने क्या कहा था? उसने कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल बहुत भीषण होगा। इसी क्रम में आगे बढ़े तो गांधी जी ने क्या कहा कि इसको सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा। दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वनाश करने वाला अधिनियम गांधी जी ने किस अधिनियम को कहा था? मार्ले मिंटो सुधार को। किसको कहा? मार्ले मिंटो सुधार को। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। अभी हमने पीछे पढ़ा था 1892 के भारत परिषद अधिनियम से हमने पढ़ा था कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से क्या हुआ कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। फिर उसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। 1919 के बाद 1909 के बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। इसमें क्या? अच्छा, इसमें भी वही था कि मॉन्टेग्यू जो है उस समय भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था। इसमें क्या हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। आपको याद होगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से हमने आपको क्या बताया था कि वहां पे एक द्वैत शासन की झलक देखने को मिली थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हुआ था और उसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से एक नए निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। और उसके बाद उन दोनों के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जब कार्यों का पृथक्करण किया गया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे द्वैत शासन की एक झलक देखने को मिली थी। लेकिन जब हम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में आते हैं, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन की पूर्णतः शुरुआत होगी। इसमें क्या किया गया? दो विषय रखे गए, एक को आरक्षित विषय कहा गया, दूसरे को हस्तांतरित विषय कहा गया। आरक्षित विषय में उन विभागों को रखा गया जिनसे राजस्व की प्राप्ति होती थी और जिन पर खर्चा होता था, जिन पर व्यय किया जाता था, वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत चले गए। अच्छा, इनका शासन कौन करता था? आरक्षित विषय में वायसराय का शासन था। वायसराय का शासन था और वायसराय उसमें उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो उसके सबसे करीबी मंत्री होते थे। जो उसके सबसे करीबी मंत्री थे उनकी सहायता से उस पर शासन करता था। जबकि हस्तांतरित विषय में क्या था कि मंत्री तो कार्य करते थे, उसको भी मंत्री ही देखते थे, लेकिन वो उसके उतने करीबी नहीं होते थे। ये था इसका सिस्टम। परिषद की सहायता से वायसराय करता था। देखिए, कार्यपालिका परिषद की सहायता से वायसराय, जो हस्तांतरित विषय थे, कार्यपालिका परिषद की सहायता से वायसराय करता था। शासन वायसराय इसका भी करता था, लेकिन इसमें वह कार्यपालिका की परिषद की सहायता लेता था। जबकि आरक्षित विषय में सिर्फ वही मंत्री जो उसके बहुत करीबी थे, सिर्फ उन्हीं का वो सहयोग लेता था। केंद्र में द्विसदनात्मक और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि केंद्र में द्विसदनात्मक और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसमें क्या किया गया? राज्य परिषद का गठन किया गया, जिसमें 60 सदस्य हो सकते थे और उसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया। तभी एक केंद्रीय विधानसभा बनाई गई, इसमें 145 सदस्य हो सकते थे और 5 वर्ष का कार्यकाल रखा गया। अच्छा, इससे ऊपर अभी हमने पढ़ा कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। 1919 के इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की गई। लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत की गई। इसके लिए 1926 में एक ली कमीशन बनाया गया और उसके पहले अध्यक्ष, ली कमीशन जब बनाया गया तो उसके पहले अध्यक्ष रोस बर्कर बनाए गए। रोस बर्कर जो है ली कमीशन द्वारा गठित किए गए लोक सेवा आयोग के, जो रोस बर्कर थे, वो लोक सेवा आयोग के जो ली कमीशन द्वारा गठित किया गया था उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए।
लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। अच्छा, इसका काम क्या था? इसने ये किया कि भारत सचिव के कुछ कार्यों को लंदन में जो भारत लंदन में जो भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया था, तो जो भारत सचिव था उसके कुछ कार्यों को उसको दे दिया, हस्तांतरित कर दिया गया उसको। इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। यहाँ पे क्या किया गया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हम लोगों ने 1919 के पार्लियामेंट एक्ट में पढ़ी थी, उसको और विस्तारित कर दिया गया और विस्तार रूप दे दिया गया। यहाँ पे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। तो यहाँ पे इसमें एक चीज हमको ये देखने को मिलेगी, 1919 के मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम से क्या गया, सांप्रदायिक निर्वाचन को और विस्तार दे दिया गया, सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया गया। अच्छा, इसके क्रम में कुछ 2-3 शब्द इसमें ऐसे थे जिनके बारे में हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। एक तो था, हमने कहीं पढ़ा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में अंतर क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है कि हम अपने प्रतिनिधि को सीधे अपने मत के प्रयोग द्वारा चुन सकते हैं। बहुत साधारण शब्दों में आप समझिए कि प्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है जिसमें हम अपने प्रतिनिधि को सीधे अपने मत का प्रयोग करके चुन सकते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन ये होता है कि जिस प्रतिनिधि को हमने चुना है, उसने अपने मताधिकार का प्रयोग करके किसी विशेष पद के लिए, जैसे राष्ट्रपति के लिए, हमने अपने यहाँ से सांसद और विधायक चुने, और सांसद विधायक वोट दे के राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद विधायक हमारे प्रतिनिधि के रूप में वोट देते, उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। दूसरा था एक विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण ये होता है कि सत्ता को अंतिम तक, मतलब ऊपर से नीचे तक, हर स्तर पर सभी को ऐसी प्रणाली बनाई जाती है कि सभी को उसमें जो है शामिल होने का, सत्ता में शामिल होने का मौका मिले। जैसे हमने देखा, केंद्र सरकार है ऊपर, फिर राज्य सरकार है, फिर जिला परिषद है, इसी तरीके से लास्ट में आते ग्राम पंचायत है। ठीक, तो हर जगह शासन की व्यवस्था की गई, उसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो आज की क्लास को हम इसी के साथ यहीं पे अपनी समाप्त करेंगे। बाकी जो बचे अधिनियम है आगे पढ़ेंगे, और आगे पढ़ते हुए संवैधानिक विकास को हम खत्म करेंगे। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पे एक चीज और छूट रही थी कि जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, इसमें एक बात और रह गई थी कि 10 वर्ष बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो इसका पुनरीक्षण करेगा। एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो इसका पुनरीक्षण किया गया। तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, जो 1928 में भारत आया था, वो इसी से संबंधित था। उसको हम आगे आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।